Thank you so much, ma'am, for this opportunity. So I'm going to start. And if there is any connection issue, so I will switch off my video. Okay. So please let me know if there is any connection issue or if there is any technical issue or due to any network issue. Okay. Okay. Okay, sir. I'm just sharing the screen. And for the backup, I have sent uh, the PPT also. Is this visible to all? Yes, it is, sir. Okay. So welcome to all for this class of subcutaneous infusion. So होप सो कि पीछे की जो भी क्लासेस आप लोगों ने अटेंड करी हैं सब में आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, बट इन केस फिर भी अगर आपको डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। एंड रिसेंटली मैंने आपकी 3 क्लासेस ली हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू पैलेटिव केयर, इंट्रोडक्शन टू पेन, एंड जो लास्ट क्लास थी दैट इज ऑस्टोमी केयर। सो अब अगर इन तीनों क्लासेस में कोई किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इन केस अभी थोड़ा सा टाइम का वो है तो हम लोग इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद एक बार देख लेंगे। ठीक है। सो बी अटेंटिव। मैं इन बिटवीन आपसे क्वेश्चंस भी करूंगा और आप एक्टिव होके क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं और जवाब भी आपको देना है। ओके। सो स्टार्ट करें। ओके। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी मेडिकेशन को डिफरेंट रूट्स के थ्रू हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट की बॉडी में। तो एक तो रूट आपके सामने लिखा हुआ है कि सबकुटेनियस रूट हो गया। इसके अलावा कौन कौन से रूट से हम कॉमनली ड्रग जो है वो इन्फ्यूज करते हैं, इंजेक्ट करते हैं? IV, IM, ओके। IM, आई एम। ओके। NG, ओके। एंडोट्रेकियल भी यूज करते सर। ओके। ओरल भी PICC, हैं, इंट्राथीकल देते हैं, देन PRP, ट्रांसडर्मल, यस, पर रेक्टल देते हैं, पर वेजाइनल देते हैं। सो बेस्ड ऑन द नीड ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन, जैसी भी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम या जिस भी प्रिपरेशन में वो ड्रग अवेलेबल है, लाइक कि अभी हम बात कर रहे हैं सबकुटेनियस इन्फ्यूजन की। तो जो ड्रग हम सबकुटेनियस देने वाले हैं, क्या वो सबकुटेनियस देने के लिए अवेलेबल है? क्या उसका जो प्रॉपर्टी है वो सबकुटेनियस दी जा सकती है? उसकी जो पेटेंसी है, कितने एमजी की है, कितना हमें उसमें डाइल्यूएंट्स मिलाना है, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो हेल्थ इश्यूज है उनको रिजॉल्व करते हैं या सिम्टम कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे हम पैलेटिव केयर में सबकुटेनियस इन्फ्यूजन की क्यों बात करते हैं? कोई बता सकता है कि सबकुटेनियस इन्फ्यूजन ही क्यों पैलेटिव केयर में ज्यादा इफेक्टिव है? या सिर्फ हम इसी टॉपिक की क्यों बात कर रहे हैं? हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आईवी इन्फ्यूजन की बात नहीं कर रहे हैं, आईएम की बात नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा रीजन है? कोई बता सकता है? मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू पैलिएटिव केयर में बताया था कि हमारा पैलिएटिव केयर का मेन गोल क्या होता है। क्या गोल होता है मेन?
दुर्गा, प्रमिला, अनीता, Improve the गुरजीत। quality of life. यस, और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होती है? अगर हम सही से मैनेजमेंट करेंगे पेशेंट का। ओके, तो अगर हम कहें कि हम सिम्टम मैनेजमेंट अगर करें, क्योंकि पैलिएटिव केयर में हमारा रोल डिजीज को क्योर करना नहीं होता है, सिम्टम मैनेजमेंट करना होता है, पेन रिलीव करना होता है, जिससे अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। तो पैलिएटिव केयर में सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन का सबसे बड़ा जो रीजन है वो सिम्टम मैनेजमेंट में। अब सिम्टम मैनेजमेंट तो हम बाकी डिजीज में भी करते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि पर्टिकुलर सिम्टम बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। उस कंडीशन में बार बार अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को, तो वो कहीं ना कहीं पेशेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है, जिससे पेशेंट जो है इरिटेट होता है। साथ में जो एक ड्यूरेशन होता है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। जैसे यूजली हम बीडी या दिन में 2 बार या दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब डोज में हम प्रोवाइड करते हैं इंजेक्शंस। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पेशेंट कंटिन्यूअसली सफर कर रहा है किसी कंडीशन से, सो उसको हम विदाउट एनी टाइम ब्रेक कंटिन्यूअस हम पर्टिकुलर मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बार बार हम किसी एरिया को प्रिक भी नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे मेथड से दे रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी एक हमारा कैनुला लगा हुआ है, और उस कैनुला से हम वो ड्रग इन्फ्यूज कर रहे हैं, और वो ड्रग का इम्पैक्ट जो है वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा, जिसमें पेशेंट को वो सिम्टम फील नहीं होगा। जैसे हम ले लेते हैं पेन, जैसे हम ले लेते हैं किसी भी तरह का नोजिया और वॉमिटिंग की कंडीशन, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है सबकुटेनियस इन्फ्यूजन की जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए करते हैं, ठीक है, जिससे हम पेशेंट को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए पेन रिलीव कर सकें या सिम्टम कंट्रोल कर सकें। तो डिफरेंट मेडिकेशन का यूज करते हैं, सिर्फ पेन रिलीफ ही नहीं करते हैं, इसके अलावा भी जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि पेशेंट को बहुत ज्यादा एब्डोमेन पेन हो सकता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, ठीक है, पेशेंट को कुछ एंटीसाइकोटिक्स लाइक सिम्टम्स आएंगे। तो ये डिफरेंट सिम्टम में हम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करते हैं। तो आज की क्लास की आउटलाइन हम देखेंगे, क्या डेफिनेशन होती है, क्या इंडिकेशंस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं इन्फ्यूजन के, क्या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं, किस तरह से हम साइट सेलेक्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और मेंटेन करेंगे, साइट असेसमेंट कैसे करेंगे, इनअप्रोप्रिएट साइट्स कौन कौन सी होती हैं, सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन दे रहे हैं तो वो हमें आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, ड्रग्स एंड डाइल्यूएंट्स क्या क्या वो यूज करते हैं हम, क्योंकि ड्रग को अगर हम इन्फ्यूजन फॉर्म में दे रहे हैं तो उसके लिए हमें इसे डाइल्यूट करना पड़ेगा, तो क्या डाइल्यूएंट्स होगा, किस तरह से इन्फ्यूजन प्रिपेयर करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या पोस्ट प्रोसीजर केयर होगा, एडवर्स इंसिडेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, एंड हमको कॉमन पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन क्या देना है। सो विल स्टार्ट। सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन मेनली जो इनका रोल होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पैलिएटिव केयर में इसका रोल जो होता है वो सिम्टम मैनेजमेंट के लिए होता है, और सिम्टम मैनेजमेंट से अल्टीमेटली क्या होता है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। वो सिम्टम पेन भी हो सकता है, डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन हो सकती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है। इसके साथ साथ अगर अदर अवेलेबल रूट्स जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं है, जैसे मैंने कहा कि आप किसी को डिस्फेजिया है, मतलब सॉलो करने में डिफिकल्टी है, तो हम उसे ओरल मेडिकेशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी एक अल्टरनेटिव सोर्स है कि हम सबकुटेनियस दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आईवी है, इंट्रावेनस लाइंस हैं, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो गई हैं, डैमेज्ड हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम सबकुटेनियस दे सकते हैं। तो पहली सिचुएशन तो ये कि सिम्टम मैनेजमेंट के लिए दे रहे हैं, एंड जो डिफरेंट सिम्टम्स को मैनेज करेगी, और इसे एज ए अल्टरनेटिव रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, जब बाकी जो रूट्स हैं वो इफेक्टिव नहीं होते हैं या पेशेंट की कंडीशन की वजह से हम उस रूट से मेडिकेशन नहीं दे सकते।
कभी कभी ये पेशेंट को आर्टिफिशियली हाइड्रेट करने के लिए भी हम कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन में पेशेंट को फ्लूइड भी देते हैं, मेनली द नॉर्मल सलाइन जो हम लोग फ्लूइड यूज करते हैं। सो हम एक साइड पे अप्रोक्सीमेट 1 लीटर तक हम फ्लूइड जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है? तो सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन को हम हाइपोडर्मोलिसिस भी कहते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फ्लूइड जो है, कोई भी फ्लूइड इन्फ्यूज करते हैं सबक्यूटेनियस स्पेस में। अब सबक्यूटेनियस स्पेस क्या होता है या सबक्यूटेनियस टिश्यू क्या होते हैं, कौन बताएगा? स्किन के नीचे सर। स्किन की, फैट्स होते ओके हैं स्किन के ओके नीचे। ओके, स्किन की एक लेयर है, ठीक है, जो कि एपिडर्मिस एंड डर्मिस के बाद आती है। तीसरी जो लेयर है वो सबक्यूटेनियस लेयर होती है। यहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो भी हम मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड करते हैं इन्फ्यूजन सेट के थ्रू या सबक्यूटेनियस हमारा जो सेट होता है उसके थ्रू, ये टिश्यूज उस मेडिकेशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एंड सिम्टम रिलीव करते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर हम इसे एज अ सिम्टम रिलीफ में यूज कर रहे हैं तो पर्टिकुलर हम इन्फ्यूजन का यूज करते हैं और कभी कभी हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का भी यूज करते हैं। बट अगर हम अ, इसे कहीं ना कहीं फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो हम आइसोटोनिक जो सलाइन, नॉर्मल सलाइन होता है, एक आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। पेशेंट में अगर सीवियर लॉस हुआ है वाटर का, तो हम, बट हम आईवी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो सबक्यूटेनियस जो हमारा इन्फ्यूजन है उसके थ्रू हम उसको रिहाइड्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो पर्पस हो गया, पहला तो ये हो गया कि हम सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन एज अ मेडिकेशन कर सकते हैं सिम्टम रिलीफ के लिए, एंड दूसरा सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड किसके लिए करेंगे, मेनली हम उसको हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। देन डेफिनेशन, तो सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन क्या है? एक सिंपल एंड सेफ एंड इफेक्टिव मेथड है फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन की। कहाँ पे? सबक्यूटेनियस टिश्यूज में। और ये मल्टीपल या डिफरेंट केयर सेटिंग्स में यूज होता है। कभी कभी ये हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए भी होता है तथा और उस कंडीशन में भी यूज होता है जब ओरल एंड इंट्रावेनस रूट्स जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होते पेशेंट को। जैसे मैंने बताया कि ऐसे पेशेंट जिनमें डिस्पेजिया है या उनको सॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही है, या हो सकता है कि पैरालिसिस हो जिस वजह से वो सॉलो नहीं कर पाते हैं, या रिस्क होता है कि वो पर्टिकुलर कंटेंट जो है वो एयरवे में जा सकता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन से वो पर्टिकुलर मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक इसका मेन रीजन बताया था, सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन से हम इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हम पेशेंट को कंटिन्यूअसली वो पर्टिकुलर मेडिकेशन दे रहे हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पेशेंट को हमें राउंड द क्लॉक मेंटेन करके रखना है कि पेशेंट को पेन फील नहीं होने पाए या नोजिया फील होने नहीं पाए। यूजुअली क्या होता है जब हम पेशेंट को इंजेक्शन आईएमए और आईवी देते हैं, तो आप देखेंगे कि उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है, लाइक कि एवरी 6 आवर्स और एवरी 12 आवर्स में आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस देने का बेनिफिट ये होता है कि पेशेंट को बार बार हमें ब्रेक नहीं करना है, हमें एक बार प्रिपेयर करके डोज इन्फ्यूजन पंप में सेट कर देना है, एंड उसको पर्टिकुलर अमाउंट जितना भी चाहिए ड्रग का, जितने एमजी चाहिए वो पर एमएल के हिसाब से या पर जो भी डाइल्यूएंट है उसमें डाइल्यूट करने के हिसाब से जितने भी एमजी प्रेस्क्राइब्ड है वो हम दे सकते हैं। इसके अलावा एक्यूरेट मेथड हम इसमें यूज करते हैं तो हमें एक्यूरेट एफिकेसी मिलती है, एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये होता है मेनली सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन। अब क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, जैसा मैंने बताया कि सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन आखिर किस कंडीशन में देंगे। अब जैसे किसी को परसिस्टेंट नोजिया वॉमिटिंग आ रहा है, तो अब अगर हमने उसको ओरल दिया तो ओरल में क्या करेगा, वो वॉमिट कर देगा। तो अगर हमने सबक्यूटेनियस दिया तो यहाँ पे वॉमिटिंग के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है,
डिस्फेजिया। ठीक है, डिस्फेजिया की कंडीशन जैसे मैंने बताया, डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, उसको निगलने में दिक्कत होना। अब यहाँ पे भी हम ओरल देंगे तो क्या होगा, वो एयरवे में जा सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, तो भी नहीं देंगे। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अब आपको पता है कि जो भी आईवी ड्रग्स देते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है प्रॉपर इंटेस्टाइन, और फिर वो क्या होता है, रेक्टल रूट से जो है उनका एलिमिनेशन होता है। तो अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी हम इस तरह की जो है आईएम और आईवी रूट्स नहीं देंगे। तो हम प्रेफर साइट हमारा क्या होता है, एससी, सबकुटेनियस रूट। फिर पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल ड्रग्स, अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो ओरल ड्रग्स जो है हमारी पुअरली एब्जॉर्ब होंगी, क्योंकि ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन और उसका एलिमिनेशन भी जो होता है वो इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। तो ऐसी अगर कोई कंडीशन है जिसकी वजह से ओरल जो हम रूट से ड्रग दे रहे थे उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो भी हम सबकुटेनियस रूट प्रेफर करेंगे। और साथ में टर्मिनल केयर, टर्मिनल केयर की बात करें तो ये एंड ऑफ लाइफ केयर होती है, मतलब पेशेंट जो है नियर टू डेथ है और टर्मिनल स्टेज ऑफ इलनेस में है। अब यहाँ पे अगर हम उसे बार बार जो है ट्रिक करेंगे, बार बार आईवी देंगे या आईएम देंगे, तो पेशेंट क्या होगा, वो उतना ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव नहीं रहेगा, कोऑपरेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, एंड उसके फैमिली मेंबर्स भी बार बार इरिटेट होंगे कि आप बार बार पेशेंट को प्रिक कर रहे हैं। तो सबकुटेनियस रूट जो है वो सेफर रूट होता है। यहाँ पे हम सबकुटेनियस कैनुला प्लेस कर देते हैं, देन हम उसमें जितनी बार हमें इंजेक्शन देना होता है 1 to 14 डेज तक उस कैनुला को हम रख सकते हैं, अगर उसकी कंडीशन सही हो तो। तो अगर यूजुअली अगर हम आईवी कैनुला की बात करें तो उसे हम कितने दिन तक रख सकते हैं, कितने दिन तक लगा रहने दे सकते हैं, कोई बता सकता है? नो सर। 72 आवर। ये 72 आवर्स। अगर हमने 72 आवर्स से ज्यादा रखा तो वहां पे आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्फिल्ट्रेशन हो गया, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया। अच्छा, अभी एक देखिए कितना अच्छा बेनिफिट है सबकुटेनियस रूट का, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के चांस नहीं होते। जबकि आपने देखा होगा मैक्सिमम केस में अगर कैनुला हमने लगाया, और दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग, मैंने जो एक्सपीरियंस की है, 72 घंटे में हम किसी का कैनुला चेंज ही नहीं करते हैं, है ना। हम चेंज कब करते हैं, जब उसे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या इन्फिल्ट्रेशन डेवलप हो जाता है, जब हमारा इन्फ्यूजन या इंजेक्शन जो है वो जाता नहीं है, जब लीकेज शुरू हो जाता है, जब स्वेलिंग आ जाती है। सो मतलब ये कॉमन प्रैक्टिस है, स्पेशली इन द पब्लिक सेक्टर, नॉट कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में तो थोड़ा सा उनको उनके प्रोटोकॉल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं, बट गवर्नमेंट में ये बहुत ही बड़ा नेग्लिजेंस होता है कि हम कैनुला जो है 72 आवर्स में चेंज नहीं करते हैं। तो एक इसका बेनिफिट ये भी है कि अगर हम सबकुटेनियस से रूट से दे रहे हैं तो हमें कैनुला 72 आवर्स में नहीं चेंज करना है, हम 1 to 14 डेज के बीच में चेंज कर सकते हैं। जैसे ही कैनुला में हमें ऐसा लगे कि कुछ लीकेज हो रहा है या फिर वहां पे इन्फिल्ट्रेशन जैसा हमें दिख रहा है, स्किन चेंजेस लग रहे हैं, ठीक है, एरिथेमा जैसा लग रहा है, या टेंडरनेस है वहां पे, ठीक है। देन एडवांटेजेस, एडवांटेजेस तो मैंने वैसे बता दिया आपको कि ये कहीं ना कहीं क्या करता है, इंक्रीज करता है कंफर्ट को, क्योंकि बार बार हमें पेशेंट को री इंजेक्ट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल करता है मल्टीपल सिम्टम को, क्योंकि जो ड्रग की डिलीवरी है वो एक सीक्वेंस या कॉम्बिनेशन में भी हम देते हैं इन्फ्यूजन के। ठीक है, बहुत सारी दवाइयों को हम एक साथ मिक्स नहीं करते हैं, बट अगर हम इन्फ्यूजन की बात करें तो हम एक कंट्रोल वे में हम मेडिकेशन को इन्फ्यूज करते हैं, लाइक कि फॉर 24 आवर्स में हमें टोटल 10 mg देना है, तो कितने mg पर आवर्स हम उसे फिक्स कर सकते हैं। तो टोटल 24 आवर में एक कंट्रोल्ड वे में पर्टिकुलर ड्रग एडमिनिस्टर्ड होगी। साथ में ऐसा नहीं रहता कि पेशेंट जो है डिपेंडेंट है, अब मोबिलिटी उसकी अफेक्ट हो गई है। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं पिक्चर में, यहाँ पे कैनुला लगा हुआ है, ये कौन सा कैनुला है, सबकुटेनियस कैनुला। ठीक है, तो सबकुटेनियस कैनुला लगा हुआ है, अ, अगर हमने इन्फ्यूजन लगा दिया है पेशेंट को, फॉर एग्जांपल अगर मोबिलाइज करना है या कुछ भी करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैनुला
से डिस्कनेक्ट करेंगे इन्फ्यूजन को, पेशेंट को मोबिलाइज करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, देन फिर कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी वे है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमें इसके लिए बार बार जो है प्रिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर राउंड द क्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने बताया कि पेन मैनेजमेंट के लिए, स्पेशली फॉर नॉट पेन मैनेजमेंट, फॉर द ऑल द मेडिकेशन, शायद हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट ये बहुत ही मैंडेट होता है। और मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि कोई भी दवाई जो है वो राउंड द क्लॉक है। राउंड द क्लॉक का मतलब ये होता है कि अगर उसे बीडी खाना है दिन में 2 बार, तो सुबह अगर आप 8 बजे खा रहे हैं तो शाम को 8 बजे खाएं, क्योंकि जो उसका एक्शन टाइम होता है वो सिर्फ 12 घंटे के लिए होता है। ठीक है, सो आप ये महसूस करते होंगे जब भी कभी आपको फीवर हुआ होगा या आपके पेशेंट को फीवर हुआ होगा, तो जैसे मॉर्निंग में 10 बजे आपने पेशेंट को दवाई दे दी है ना, सो अगर वो एक कंट्रोल्ड सिचुएशन या बहुत ज्यादा कंडीशन उसकी खराब नहीं है, तो लगभग 6 से 8 घंटे तक पेशेंट को जल्दी फीवर नहीं आता। पर जैसे 6 से 8 घंटे पूरे होने लगते पेशेंट को फीवर शुरू हो जाता है। ठीक है, या पेशेंट ये कंप्लेन करने लगता है कि मुझे थोड़ा सा ऐसा गर्मी महसूस हो रही है, मुझे थोड़ा सा अनईजीनेस लग रहा है। तो यहाँ पे सबक्यूटेनियस रूट देने से फायदा क्या होता है कि राउंड द क्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग का, प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन मेंटेन रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं रहता कि जैसे यूजुअली क्या होता है कि जब हम ओरल ड्रग देते हैं, आईवी ड्रग, तो पीक आवर होता है, मतलब लगभग 2 से ढाई घंटे में उसका पीक पीरियड होता है, और जैसे जैसे 6 घंटे 8 घंटे धीरे धीरे उसका एक्शन खत्म होने लगता है। तो यहाँ पे क्या है, वो एक्शन मेंटेन रहता है, क्योंकि हम ड्रग एक ड्यूरेशन से पूरे 24 आवर के लिए कंटिन्यूअस वे में दे रहे हैं, तो हम कहीं पे ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो सेम कॉन्सेंट्रेशन में दवाई मिलेगी, तो सेम जो है पेन या जो भी सिम्टम है वो सेम उसमें रिलीफ रहेगा। ठीक है, निडल साइड चेंज नहीं करना पड़ता है फ्रिक्वेंटली, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। देन प्रिंसिपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के, किसी भी मेथड के, वो हमें बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रिंसिपल ये है कि पेशेंट एंड उसकी फैमिली को हमें फुली एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हो सकता है कि जो भी कैनुला हमने लगाया है उसके लिए पेशेंट या उसके फैमिली मेंबर फैमिलियर नहीं हो, या जो डिवाइस हमने लगाई है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन देंगे तो हो सकता है हम इन्फ्यूजन के लिए कोई डिवाइस यूज करें, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिरिंज पंप है। ठीक है, जिसके थ्रू हम रेट सेट करके पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मेडिकेशन जो है एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो उन्हें हमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है इनकी लैंग्वेज में कि ये डिवाइस किस तरह से वर्क करती है और इसका क्या यूज है, हमने आपके पेशेंट के लिए क्यों यूज किया है। दूसरा ये है कि जो इन्फ्यूजन डिवाइस है वो 24 आवर्स पीरियड में ड्रग की डिलीवरी करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम कर इन्फ्यूजन डिवाइस रहे हैं और उसे हम इंटरमिटेंटली दे रहे हैं, कभी सुबह दे रहे हैं कभी शाम दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप 24 आवर डिलीवरी दें, मतलब जो भी डोज देना है पेशेंट को उसे आप 24 आवर्स में मल्टीप्लाई करके और उतना डोज आप सेट कर दें, वो पूरा 24 आवर्स में मेडिकेशन पेशेंट को चला जाएगा। कभी भी जब भी हम स्टार्ट करते हैं कोई भी सब इन्फ्यूजन डिवाइस या कोई भी डिवाइस, हम यहाँ तक कि अगर आप कहते हैं मेडिकेशन की, तो एक जर्नल कंसेंट हम ले लेते हैं पेशेंट का, जब पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल सेटिंग में एंट्री करता है। लेकिन जब भी कभी हम कोई नई थेरेपी या नया डिवाइस पेशेंट को लगाते हैं जो कहीं ना कहीं पेशेंट के लिए कभी कभी हार्मफुल भी होता है, तो एक तो हम प्रॉपरली उन्हें एक्सप्लेन करें, एंड दूसरा क्या करें, कंसेंट ले लें, तो उससे हम सेव करते हैं। इसके अलावा एसेप्टिक टेक्निक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी हम डिवाइस चेंज करें या रीसिटिंग करें कैनुला की। ठीक है, तो एसेप्टिक टेक्निक, क्योंकि हमने क्या बोला था कि स्किन हमारे एक बैरियर है, और अगर स्किन ब्रेकडाउन होगा, हम कुछ भी फॉरेन बॉडी एंटर करेंगे तो कहीं ना कहीं पेशेंट को इन्फेक्शन होगा। लिकर लॉक सिरिंज जो है वो रिकमेंडेड होती है। ठीक है, एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। अब कोई मुझे बता सकता है लिकर लॉक सिरिंज क्या होती है? आगे से फिक्स करने के लिए। यस, अगर आप इस सिरिंज को देखेंगे, इसके टिप के पास देखेंगे, तो यहाँ पे जो है
इसको फिक्स करने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए यहाँ पे कनेक्शन बना होता है। तो जो लाइन होती है, लाइन को हम क्लॉकवाइज जो है हम फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इजीली आउट नहीं होता है। ठीक है, तो लिक्वर लॉक सिरिंज हम इस यहाँ पे यूज करते हैं। कुछ हॉस्पिटल सेटिंग्स में मैंने ये ऐसा भी देखा था कि वहां पे क्या करते हैं, जब ये लाइंस अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो लोग खुद से जो है लाइन प्रिपेयर करते हैं आईवी सेट को कट करके। तो बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि थोड़ा भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है फॉर द आईवी, जो भी ड्रग्स देते हैं, जो इन्फ्यूजन देते हैं, थोड़ा भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ प्रेशर से, वो जो है डिसकनेक्शन होता है और वो पूरी ड्रग बाहर हो जाती है। सो लिक्वर लॉक सिरिंज यूज करने का पर्पस एक ही होता है कि डिसकनेक्शन नहीं हो, तो कंटिन्यूसली जो है वो ड्रग जो है एडमिनिस्टर्ड हो सके। मेनली मिनिमम 20 ml ऑफ सिरिंज रिकमेंडेड होता है, तो हमेशा ये ध्यान रखें जब भी आप प्रिपेयर करें। जब भी हम डिवाइस सेट कर लेते हैं तो हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं सनलाइट से। तो कोई भी मेडिकेशन जब भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो लिखा भी रहता है प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो होती है, उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट सनलाइट के सोर्स से प्रिवेंट करना पड़ता है। उससे क्या हो सकता है, क्यों हम प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें केमिकल रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट को, तो उसका जो प्रिपरेशन, जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो सकती है। इसके अलावा जब भी हम कैनुला चेंज कर रहे होते हैं तो हम लाइन जो होती है उसे हम प्राइम करते हैं। ठीक है, तो प्राइम हम किससे करते हैं, जैसे हमने प्रिपेयर किया मेडिकेशन और उसी मेडिकेशन से हम लाइन प्राइम कर देते हैं, तो लगभग 5 ml से 10 ml के आसपास जो हमारा मेडिकेशन है वो वेस्ट चला जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जो प्रिपरेशन है इस तरह से करनी है कि जितना अमाउंट हमें टोटली इंजेक्ट करना है, क्योंकि जब प्रॉपर पूरा इन्फ्यूजन होगा तो तब भी हमारी लाइंस में वो पर्टिकुलर मेडिकेशन बचेगी। ठीक है, तो हम इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि लाइन प्राइम में जो है हमारी मेडिकेशन वेस्ट ना जाए। ठीक है, प्राइम करना लाइन को मीन्स, क्योंकि जब हमारी लाइन होती है वो एम्प्टी होती है, तो उसमें जब हम मेडिकेशन पोर करते हैं या हम सिरिंज से कनेक्ट करते हैं तो उससे हम एयर पूरा आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी मेडिकेशन वेस्ट जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जितना क्वांटिटी हमें पेशेंट को देना है उतना क्वांटिटी हमारा सिरिंज में होना चाहिए। इसके बाद हमें मेजर भी करना होता है, हम ये इंश्योर करें, क्योंकि हमें ये डॉक्यूमेंट करना होता है। और यूजली जो हम मेडिकेशन देते हैं, लाइक आईवी कर रहे हैं, आईवी दे रहे हैं, उसमें अगर थोड़ा सा कम भी हो गया तो क्योंकि हम वन टाइम में हमने एडमिनिस्ट्रेट कर दिया, ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, किसी ने देखा भी नहीं। बट जो हम गलत है, किसी ने नहीं देखा लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंट को लॉस है। बट जो हम इन्फ्यूजन के थ्रू दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है, अगर क्वांटिटी कम हुई तो एक चीज तो ये है कि जो हमने टाइम सेट करके रखा था वो टाइम से पहले खत्म हो जाएगी, तो हमें फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरा, उसकी डोज भी इफेक्ट हो सकती है, तो हमें इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो साथ में हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन तो करना ही है। इससे इससे क्या होता है कि हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है कि हमने कब शुरू किया था और कब हमने इसको स्टॉप किया, कब हमें नेक्स्ट इन्फ्यूजन स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर हो सके तो हमें इसे टेम्पर प्रूफ या लॉक बॉक्स में रखना है इस डिवाइस को। होता क्या है, कभी कभी बाय डिफॉल्ट, वैसे तो बहुत रेयर होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर किसी ने इसमें कुछ चेंज किया तो आपका पूरा डोज कैलकुलेशन, पूरा जो आपने सेट किया था वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह का होना चाहिए कि कोई और जो है उसको डोजिंग को चेंज नहीं कर सके, ओनली जो अथराइज्ड पर्सनल है वही चेंज। कभी कभी ऐसा होता है कि
क्योंकि अगर डाउन में रहा, बच्चों ने ही उसे क्लिक कर दिया या कोई पेशेंट अटेंडर ही मिलना है, गलती से उन्हें क्लिक हो गया, तो होता क्या है कि पूरा आपका जो सेटअप है वो चेंज हो जाता है। सो अगर अच्छा होगा अगर ये क्लोज होगा, लॉक सिस्टम इसमें होगा, कि कोई और जो है इसको चेंज नहीं कर सकता। देन सिलेक्शन, प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ साइट। अब इसमें तीन चीजें हैं। एक तो सेलेक्ट करना, तो कैसे करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे मेंटेन करेंगे साइट। तो कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं सिलेक्शन के, जैसे पेशेंट की मोबिलिटी एसेस करेंगे, पेशेंट डिस्ट्रेस में तो नहीं है, एजिटेट तो नहीं हो रहा है। ऐसी जगह हम चूज करेंगे जहाँ का डेप्थ अच्छा हो, क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट अच्छा होगा, डेप्थ अच्छी होगी, तो इन्फ्यूजन जो है हमारा इजीली एब्जॉर्ब होगा और हम वहां पे इजीली कैनुला प्लेस कर सकते हैं। देन ऐसी साइट हमें यूज करना है जो जॉइंट के आसपास ना हो, क्योंकि वहां पे सबक्यूटेनियस फैट जो है वो कम हो जाता है। इजीली एक्सेसिबल ऐसी साइट होंगी जिन्हें हमें चूज करना है, ठीक है, इजीली हम एक्सेस कर पाए। साथ में नेक्स्ट जो हमारा वो होता है, वो ये होता है कि हम पेशेंट के प्रेफरेंस का ध्यान रखते हैं, ठीक है। अगर हम साइट चूज कर रहे हैं, इजीली अवेलेबल साइट है, बट पेशेंट का प्रेफरेंस ये है कि वो फ्रंट ऑफ द चेस्ट में इन्फ्यूजन जो है सबकुटेनियस हो, उसका अगर प्रेफरेंस है, तो अगर साइट सही है तो हम वहां पे उसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पेशेंट कोऑपरेटिव होगा। लॉन्गिविटी ऑफ द साइट, जैसे मैंने बताया था कि 1 से 14 दिन तक हम उसे रख सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि हाँ 14 डेज तक ही चलेगा। हो सकता है इन बिटवीन उसमें कुछ इशू आए जिसकी वजह से लीकेज या वहाँ पे स्वेलिंग या एरिथेमा हो, तो हमें चेंज करना पड़े। इसके अलावा हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी हम जो साइट है वो सेलेक्ट करें या यूज करें, तो रोटेशन बेसिस पे करें। जैसे पहले हमने एंटीरियर चेस्ट किया लेफ्ट साइड, देन अगली बार हम एंटीरियर चेस्ट राइट साइड कर सकते हैं, देन अगली बार फिर हम बैक ऑफ द स्कैपुलर साइड में कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बार बार हमें सेम साइड पे करना है। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो सुपरफिशियल टिश्यूज हैं और सबक्यूटेनियस टिश्यू है ना, वो बार बार डैमेज, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि रोटेशन बेसिस पे हमें साइड चूज करना है। देन अब आप देख सकते हैं कि सबक्यूटेनियस रूट के लिए हम इन्फ्यूजन के लिए मेनली कौन कौन से साइड चूज कर सकते हैं। तो एक तो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, ठीक है, ये यूज किया जा सकता है। दूसरा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इसको भी हम यूज कर सकते हैं बोथ साइड। देन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, इसको भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एक अच्छा फैट मिल जाता है। देन सेम एज हम posterior aspect of thigh एंड anterior chest wall एंड scapular region में भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंट रूट हैं उनसे हम सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन कर सकते हैं, साइड्स में सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन कर सकते हैं। अब जब भी हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कैनुला लगा दिया, उसके ऊपर हमने क्या किया कि ड्रेसिंग कर दी, ठीक है। तो यूजुअली ड्रेसिंग के लिए हमारे पास ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग नहीं अवेलेबल होती है, माइक्रोपोर होता है, ठीक है। तो जब भी हम कभी भी कैनुला अप्लाई करते हैं, कैनुला इंसर्ट करते हैं, तो हमें ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग यूज करनी है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग से क्या फायदा होगा कि हम इजिली जो इंसर्शन साइट है उसे देख सकते हैं। अगर वहां से लीकेज हो रहा है या ब्लड की यूजिंग हो रही है या वहां पे रेडनेस हो रही है, ठीक है, तो हम उसे इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन हम ये भी देखेंगे कि पर्टिकुलर साइट पे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये रिएक्शन कभी कभी मेडिकेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर वहां पे कोई इन्फेक्शन हुआ है तो भी साइड पे रिएक्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि कैनुला हमारा एज अ फॉरेन बॉडी है। अगर हमने एसेप्टिक टेक्निक नहीं मेंशन किया तो भी जो है वहां पे रिएक्शंस देखने को मिल सकती है, ठीक है। हमने जो है डाइल्यूट नहीं किया, मेडिकेशन को डायरेक्टली इंसर्ट किया, तो क्या होगा, आसपास के जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो गए। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से साइट रिएक्शन हो सकती है। और भी आगे रिएक्शंस क्या क्या हो सकती है वो हम देखेंगे।
इसके अलावा साइट को जो हमें रेगुलरली इंस्पेक्ट करना है, और कोई भी जो कॉम्प्लिकेशन है उसको अर्ली आइडेंटिफाई और डायग्नोज करना है। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि एरिथमिया हो रहा है, रेडनेस हो रही है, तो हमें साइट चेंज कर देना। देन साइट असेसमेंट में क्या क्या चीजें हम मेनली देखेंगे, तो पहला हमारा हो जाता है टेंडरनेस। ठीक है, एक तो हार्ड होगा, और दूसरा पेशेंट क्या है, पेन फील करेगा, हार्डनेस भी महसूस होगी वहां पे, और जब भी आप टच करेंगे तो पेन फील होगा, तो दैट इज टेंडरनेस। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ हिमेटोमा, वहां पे सुपरफिशियल ब्लीडिंग सा हमें महसूस होगा, हिमेटोमा महसूस होगा जब हम इंस्पेक्ट करेंगे। लीकेज एट इंसर्शन साइट, लीकेज हो सकता है इंसर्शन साइट पे, स्वेलिंग हो सकती है, कोई कोई एरिथमिया हो सकता है, ब्लड जो है वो ट्यूबिंग में प्रेजेंट हो, कैनुलर डिस्प्लेस हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट से हम ये इंक्वायरी भी करते हैं या उनके फैमिली मेंबर से कि सिम्टम जो है कंट्रोल हुए हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है हम असेस करते हैं। ठीक है, जब भी हम साइट असेसमेंट करते हैं तो देखते हैं कि ये सारी चीजें वहाँ पे प्रेजेंट तो नहीं है। अगर साइट में ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं तो हमें एज सुन एज पॉसिबल जो है वो साइट चेंज करनी है। ठीक है, और दूसरी साइट पे आइडेंटिफाई करके वहाँ पे कैनुलेशन करनी। देन इनअप्रोप्रिएट साइट्स क्या क्या हो सकती है। अब हमने ये बताया कि ठीक है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ बोथ आर्म, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई में हम कर सकते हैं, स्कैपुलर के रीजन में कर सकते हैं इन्फ्यूजन। लेकिन ऐसे कौन से एरिया है जहां इन्फ्यूजन नहीं कर सकते? तो सबसे पहला है एरिया जो इन्फेक्टेड हो, ब्रोकन हो या इन्फ्लैम्ड हो या ब्रूज्ड स्किन हो, वहां पे ऐसा लग रहा हो कि सुपरफिशियल ब्रूशिंग हुई है, या जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा जॉइंट के ऊपर या जॉइंट के नियर या बोनी प्रोमिनेंसेस एरिया में। फिर इसके अलावा स्किन फोल्ड्स और ब्रेस्ट टिश्यू के आसपास। देन ऐसी जगह जहाँ स्कारिंग प्रेजेंट हो। देन ऐसी जगह जहाँ पे ट्यूमर हो। देन ऐसी जगह जहाँ पे पिटिंग एडिमा हो, एसाइटिस हो, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो। तो ऐसी जगह हमें सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन जो है साइट चूज नहीं करना है। इसके अलावा लिम्फोडीमा हो, या जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो या कंप्रोमाइज्ड हो। ठीक है, लिम्फ का कलेक्शन हो गया। तो ये सारी ऐसी साइट्स हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं कि हमें पर्टिकुलर ये कंडीशन होने पे उस साइट को चूज नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट साइट्स हैं, हम यूज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट है पर्टिकुलर साइट में तो उसे हमें चेंज करना है, मतलब पहले से ही हमें ये साइट्स को अवॉइड करना है। देन ड्रग्स एंड डायल्यूएंट्स। अब हमने ये देख लिया कि जो साइट्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनमें हमें कैनुलेशन नहीं करना है, इन्फ्यूजन नहीं करना है। अब कौन कौन सी ड्रग्स या डायल इसके कौन कौन से डायल्यूएंट्स होंगे जो हम सप्लीमेंट इन्फ्यूजन में यूज करते हैं। तो इन डिवाइसेस में मेनली हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशन डिलीवर करते हैं। अब वो सिम्टोमेटिक कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, जैसे पेन हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, एजिटेशन, डिलेरियम, ब्रेथलेसनेस एंड नॉइजी ब्रीथिंग। तो इसके लिए कुछ ड्रग्स कॉमनली हम देते हैं, स्पेशली इन पैलिएटिव केयर। ठीक है, जैसे मॉर्फिन सल्फेट हो गया। ठीक है, सो मॉर्फिन एक ओपियोइड्स है, तो इसे हम, जैसे हमारा ये मॉर्फिन अवेलेबल होता है ईच एम एल 10 mg। तो यूजुअली जितने भी ये मेडिकेशन है इनको हम नॉर्मल सलाइन जो 0.9% होता है इसमें डाइल्यूट करते हैं, क्योंकि ये आइसोटोनिक होता है और इसका जो ऑस्मोलैरिटी है नियर टू हमारे बॉडी के फ्लूइड के ऑस्मोलैरिटी से मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है। तो हम जब भी कोई मेडिकेशन जैसे मॉर्फिन यूज करते हैं तो हम इसे डाइल्यूट करके यूज करते हैं, और वो कितने mg डोज हमें उसे देने हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसे डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल सलाइन का हम यूज करते हैं। तो जैसे मॉर्फिन है अवेलेबल होता है ईच एम एल 10 mg। ठीक है, अब जैसे डॉक्टर ने बोला कि आपको
20 mg इन 24 आवर्स देने हैं। जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। सो 20 mg इन 24 आवर्स मीन्स 2 ml, ठीक है। तो 2 ml को अगर हम 48 आवर्स में 2 ml को हम 24 आवर्स में देंगे, तो उसके लिए हम ले लेते हैं, अगर 50 ml की सिरिंज लिया है तो 48 ml ले लेते हैं नॉर्मल सलाइन। 48 ml नॉर्मल सलाइन, 2 ml हमारा हो गया मॉर्फिन, टोटल हमारा हो गया 50 ml। उसे कब में देना है? 24 आवर्स में। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? ठीक है, 50 अपॉन 24, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेट 2 ml 2 पॉइंट लगभग 2.1 और 2.2 ml के अप्रोक्सीमेट जो आएगा, 2.1 के अप्रोक्सीमेट। तो ये हम उस इन्फ्यूजन जो सेट है उसमें सेट कर देंगे, इन्फ्यूजन जो डिवाइस है उसमें सेट कर देंगे। सो हर घंटे में लगभग जो है वो 2.01 या 2.05 इतना ही अमाउंट जो है अ, हमारा मेडिकेशन पेशेंट को जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से नीचे जो मेडिकेशन है, जैसे हाइड्रोमॉर्फिन हो गया, ये भी एक तरह का ओपियोइड्स है। हेलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक और एंटी एमेटिक है। मेडाजोलम बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन होते हैं। इनमें ईच एमएल में 5 mg होता है। तो जैसे भी प्रिस्क्राइब्ड डोज हमारा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें इसका इन्फ्यूजन नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके प्रिपेयर करते हैं। मेटाक्लोप्राइड जो एंटी एमेटिक है, इसके अलावा बेस्कोपैन बहुत ही कॉमनली यूज होता है, स्पेशली एब्डोमिनल स्पैज्म वगैरह के लिए, बहुत सीवियर पेन के लिए। इसके अलावा क्लोनाजेपाम बेंजोडाइजेपाइन है, ये भी जो है एजिटेशन और डिस्ट्रेस के लिए मेनली यूज होता है। फेंटेनिल बहुत ही कॉमनली ओपियोइड्स यूज होता है, और इसके पैच भी यूज होते हैं, ट्रांसडर्मल पैच भी होते हैं। तो ये 50 mcg पर ml के अकॉर्डिंग आता है। फेंटेनिल का डोज भी हम जो है सेम बनाते हैं, जैसे मैंने बताया कि ईच एम एल 50 mcg है, टोटल हमें 24 आवर्स में मान लीजिए 100 mcg देना है। तो 2 ml हमारा फेंटेनिल हो गया, 48 ml हमारा नॉर्मल सलाइन, टोटल 50 ml हो गया। अब उसे हमें 24 आवर्स में देना है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। किसी को कोई डाउट अभी तक? बिकॉज ऐसा ना हो कि हम बस पढ़ते जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। किसी को कोई डाउट? यस और नो तो बोल सकते हैं आप लोग, या तो फिर बहुत सारे लोग सो गए। नो सर। सर हम जब कभी कभी देते हैं सब्क्यूटानस थोड़ी देर के लिए, तो हम्म। वो उतना ज्यादा हम डाइल्यूट नहीं करते हैं, तो उतना करना चाहिए। हम 20 ml में कैसे कंटिन्यूसली हम कैसे देंगे जब हमारे पास। देखिए, मैं आपसे जो आज बात कर रहा हूँ वो सबकुटेनियस इन्फ्यूजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इन्फ्यूजन यूजली क्या होते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हम देते हैं, ठीक है। इंजेक्शंस अगर हम बात करें सबकुटेनियस, तो वो हमें पीरियोडिकली देना पड़ता है। जैसे इसी 20 mg को अगर हमने दिया है, हमारा जो प्रिस्क्राइब डोज डॉक्टर ने लिखा है कि आपको 5 mg TDS देना है, मतलब 5-5 ml आपको TDS देना है। तो क्योंकि पैलिएटिव केयर का पेशेंट है, अगर हम 3 बार उसे इंजेक्शन लगाने जाएंगे तो वो खुद भी परेशान होगा। तो हमने क्या किया है, हम इस रूट को प्रेफर करते हैं जिसका नाम है सबकुटेनियस इन्फ्यूजन, ठीक है। तो इन्फ्यूजन के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम उसे हमेशा डिसॉल्व करके ही देते हैं, साथ में स्पेशली कुछ ओपियोइड्स जैसे फेंटनिल वगैरह हैं, ये हमेशा जो है इन्फ्यूजन में ही दिए जाते हैं। ये डायरेक्ट जो है दिए नहीं जाते हैं, क्योंकि इनकी पेटेंसी बहुत हाई होती है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, ठीक है। तो आप जो भी यूज कर रहे हैं, आप कौन सा मेडिकेशन यूज कर रहे हैं डायरेक्ट जब आप सबको टेनिस देते हैं, बताएंगे आप? शारदा बेन? न्यूकाइन सर। अ, अभी किसी ने ये बोला था कि, हाँ आपने बोला था मैडम, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। हाँ किसने सर। अभी?
हाँ बताइए, कौन सा मेडिकेशन आप यूज करते हैं डायरेक्ट अगर सबकुटेनियस देते हैं? ट्रामाडोल, एमिसेट, ओके, ये हाँ हाँ बोस्टोपेन, ये सब। हाँ। तो देखिए, अब मैं वही तो कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि ये सारे जो मेडिकेशन है, जैसे आप ट्रामाडोल को बोल रहे हैं ना, तो ट्रामाडोल इस हमारी लिस्ट में नहीं है। और ट्रामाडोल जो है वो लो डोज ओपियोइड है, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ओपियोइड नहीं है, जिसे हम दे सकते हैं। ठीक है, हम सबक्यूटेनियस रूट की बात कर रहे हैं, हाई डोज ओपियोइड्स की बात कर रहे हैं, और ऐसे मेडिकेशन की बात कर रहे हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, जिन्हें हमें राउंड द क्लॉक देना है। और इसलिए देना है क्योंकि पेशेंट को लंबे समय तक उसका पेन रिलीफ हो, है ना। क्योंकि ट्रामाडोल जो है शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड है, तो उसका ड्यूरेशन जो है शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो पेशेंट को आपने देखा होगा कि जैसे आपने दे दिया ट्रामाडोल, तो सुबह दिया तो दोपहर शाम तक उसको पेन रिलीफ रहा, शाम को फिर से शुरू हो गया, फिर आपको ट्रामाडोल देना पड़ा। ठीक है, तो ट्रामाडोल को हम दे सकते हैं डायरेक्ट, अगर आप आईएम दे रहे हैं या जो भी उसका रूट है। बट ये सबकुटेनियस भी अगर रूट अवेलेबल है तो। बट जैसे हम बात करें फैंटनिल की, तो इसे आप डायरेक्ट नहीं दे सकते। तो जो भी मेडिकेशन हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा रहता है फॉर आईएम, आईवी और सबक्यूटेनियस रूट। ठीक है, बट ये भी लिखा रहता है कि अगर आप ऐसे रूट को प्रेफर कर रहे हैं, लाइक अगर आईवी दे रहे हैं या सबक्यूटेनियस दे रहे हैं, तो आपको इन्फ्यूजन में दे रहे हैं तो आपको डाइल्यूएंट्स का यूज करना है। ठीक है, जो हम सबकुटेनियस देते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन फॉर्म में, सबकुटेनियस इंजेक्शन, उसमें क्या होता है कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है या जो उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। ठीक है, ऑनसेट होगा एंड उसके बाद उसका धीरे धीरे रिस्पॉन्स जो है वो कम हो जाएगा। बट यहाँ पे जो हम दे रहे हैं वो कंटिन्यूअस दे रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कंटिन्यूअसली बना रहेगा, है ना। पेशेंट को ऐसा नहीं होगा कि सुबह हमने दिया था, अब शाम को जो है उसे फिर से पेन होने लगा, कंटिन्यूअसली उसे पेन रिलीफ रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हम इन मेडिकेशंस को डाइल्यूट करके इनफ्यूजन फॉर्म में देते हैं कि हम उन्हें कंटिन्यूअस पर्टिकुलर सिम्टम्स रिलीव कर पाए। और कोई डाउट है किसी का? देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चन आपने पूछे। इससे क्या होता है, रियल जो हमारी प्रॉब्लम है वो समझ में आती है कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। और अच्छी बात है, गलत करने से अच्छा पूछ लेना बेहतर है, क्योंकि पेशेंट को तो नहीं दिख रहा होता है, उसको तो समझ में भी नहीं आता आपने क्या कर दिया। आपको पता होता है कि नहीं, आपने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, उसका बहुत बड़ा लॉस होता है, और पेशेंट को बहुत ट्रस्ट करता है ना, दूसरा भगवान मान के चलता है। तो मैंने बताया कॉमनली जो डाइल्यूएंट यूज होता है वो नॉर्मल सलाइन होता है। ठीक है, तो जो भी हम इन्फ्यूजन के लिए मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, इन पैलेटिव केयर जो भी ऊपर मेडिकेशन मेंशन्ड है, उनके लिए हम नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ इन्फ्यूजन। अब हम इन्फ्यूजन प्रिपेयर कैसे करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसा सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो क्या होता है, एक्सप्लेन करना किसको, पेशेंट एंड उसकी फैमिली को, एंड उनसे कंसेंट लेना। ठीक है, इस प्रोसीजर के बारे में। देन साइट आइडेंटिफाई करना, वो हमने पहले देख लिया है कि किस किस तरह की साइट हमें चूज करनी है और किस किस तरह की साइट हमें अवॉइड करनी है, जिससे हम वहां पे सबक्यूटेनियस कैनुला जो है इंसर्ट कर सकें। देन इसके साथ हमें असेंबल करना है इन्फ्यूजन, फ्लूइड बैग से दे रहे हैं या सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन डिवाइस से दे रहे हैं, साथ में उसके साथ साथ ट्यूबिंग सेट जो होगा, और ड्रिप स्टैंड अगर वो इस तरह का फ्लूइड है तो। प्राइम द लाइन विथ फ्लूइड्स, लाइन प्राइम करना है। ठीक है, पूरी एयर जो है वो बाहर आ जाएगी। देन प्रोसीजर बहुत ही छोटा प्रोसीजर है, क्योंकि ये एक एसेप्टिक प्रोसीजर है, तो हम सबसे पहले हैंड वॉश करेंगे। ठीक है, मेडिकल हैंड वॉशिंग। देन ग्लव्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्टेराइल ग्लव्स अप्लाई करेंगे। इंसर्शन साइट को प्रिपेयर करेंगे, एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करेंगे, स्प्रिट और अल्कोहल से हम पर्टिकुलर इंसर्शन साइट को क्लीन करेंगे। तो
इसके बाद हम स्किन को पिंच करेंगे, ठीक है, स्किन फोल्ड को पिंच करेंगे जिस भी साइड में हमें इंसर्ट करना है। तो आप ये देखेंगे इस तरह से सी शेप करके जो है आपका जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उससे पर्टिकुलर जो हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसे हमें फोल्ड करना है या पिंच करना है, ठीक है। देन जो हमारा डोमिनेंट हैंड है ना उससे हमें कैनुला इंसर्ट करना है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारा सबकुटेनियस जो कैनुला है या सबकुटेनियस इंजेक्शन है वो 45 डिग्री ऑफ एंगल पर लगता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 24 गॉज का जो हमारा कैनुला है उसे हम स्किन से 45 डिग्री में करके इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद स्किन फोल्ड को रिमूव करेंगे और स्टेनलेस जिसके थ्रू हमने इंसर्ट किया ना उसे हम बाहर कर देंगे, ठीक है, जिससे पेशेंट को किसी भी तरह का डैमेज ना हो। इसके अलावा एक चीज और जो सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखनी होती है वो ये है कि सबकुटेनियस कैनुला जो अभी हमने पहले भी बात की थी तो उस पर ड्रेसिंग जो करना है ना वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, है ना, जिससे जो इंसर्शन साइट है ना वहाँ पे कोई लीकेज वगैरह ना हो, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, प्राइम्ड करना है इन्फ्यूजन सेट को, है ना, मतलब एयर को पूरे बाहर निकालना है और फिर सबकुटेनियस कैनुला से उस लाइन को कनेक्ट करते हैं। फ्लो रेट एडजस्ट करना है, ठीक है, या ड्रिप रेट जो है एडजस्ट करना है जैसा भी प्रिस्क्राइब्ड है कि आपको 2 ml पर आवर देना है या 3 ml पर आवर देना है एज पर द ड्रग की रिक्वायरमेंट। तो ये बेसिक जो है हमारा प्रोसीजर होता है सबकुटेनियस इन्फ्यूजन। देन पोस्ट प्रोसीजर केयर। अब पोस्ट प्रोसीजर केयर में क्या करेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि ड्रग जो है वो लेबल्ड हो, तो उसमें फैंटेनिल है कि बस्कोपैन है कि मॉर्फिन है वो चीज दिखा रहे, ठीक है। अगर मल्टीपल हम यूज कर रहे हैं तो भी हम कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम इसे लेबल करके रखें और कितना ड्रिप रेट प्रिस्क्राइब है वो एक बार कंफर्म करें, ठीक है। डेट और इनिशियल कर दें कि हमने ड्रेसिंग कब करी थी, क्योंकि हमें ड्रेसिंग भी चेंज करना है अगर वो सॉइल हो गई है। कैनुला हमने कब इंसर्ट किया था या ट्यूबिंग जो इन्फ्यूजन ट्यूबिंग सेट है वो हमने कब यूज किया था। तो यूजली 48 आवर्स में हम ट्यूबिंग सेट को चेंज कर देते हैं जो हमारा डिवाइस से और पेशेंट के कैनुला में कनेक्ट होता है, ठीक है, जो हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है। इसके अलावा पेशेंट को चेक करना है इन्फ्यूजन के 1 घंटे बाद और ये इंश्योर करना है कि इन्फ्यूजन करेक्टली हो रहा है कि नहीं, कोई एडिमा लीकेज या डिस्कनेक्शन तो नहीं हो रहा है और पेशेंट को कोई फ्लूइड ओवरलोड तो नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर एरिया पे स्वेलिंग तो नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें जो है हमें देखना है। अप्लाई करना है जेंटल मसाज, जो भी साइट है उससे डिस्टल एरिया में उसके नीचे वाले हिस्से में जेंटल मसाज करना है जिससे एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड जो है वो जल्दी होगा, अच्छे से होगा। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट करना है कि कौन सा फ्लूइड हमने इन्फ्यूज किया, कौन सा मेडिकेशन इन्फ्यूज किया, किस साइड से किया, किस रेट से किया, किस टाइम पे स्टार्ट किया, कब स्टॉप किया और हमने अपना नाम और साइन डाल दिया। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यही एक प्रूफ है कि आपने दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। तो प्रॉपरली हमें इन्फ्यूज भी करना है और रिकॉर्ड भी करना है। फिर एडवर्स इंसिडेंट की बात करें तो क्या क्या एडवर्स इंसिडेंट देखने को मिल सकते हैं। एक तो सबसे कॉमन है एरर इन ड्रग कैलकुलेशन। तो वैसे तो हम सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं बट हमें फिर भी मैथ्स आनी चाहिए, अदरवाइज पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ड्रग कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन होता है, बहुत ही कॉमन बेसिक कैलकुलेशन, तो हमें समझना है, नहीं आता तो हमें डॉक्टर से पूछना है, 2 बार 3 बार 4 बार पूछना है क्या डायलुएंट्स रहेगा, कितना mg देना है, कितने आवर्स में देना है, सारा कुछ। हो सके तो डॉक्टर से ये भी प्रिस्क्राइब करवा लेना, ठीक है। देन ड्रग इनकैपेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटीज। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रग जो है 2 ड्रग कॉम्बिनेशन में दे रहा है तो एक दूसरे से कंपेटिबल नहीं होती है कि हमने मिक्स करके दे सकें, तो ये भी एक एडवर्स इवेंट हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है। तो हम ऐसे ड्रग्स जो है कंबाइन नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। देन इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि इंक्लूडिंग डिस्कनेक्शन। तो कभी कभी मशीन की बैटरी खत्म हो गई या कभी कभी कुछ लाइन में इशू आ गया तो इक्विपमेंट फेलियर की वजह से भी ये एडवर्स इंसिडेंट कॉज कर सकता है। इनकरेक्ट रेट ऑफ इन्फ्यूजन हो गया है तो भी
कॉज कर सकता है एडवर्स इंसिडेंट। इनएडिक्वेट यूजर ट्रेनिंग, अब हमें ही नहीं पता है कि किस तरह से उसे ऑपरेट करना है या डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, तो भी ये एक एडवर्स इंसिडेंट। एंड पुअर सर्विसिंग ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट प्रॉपर कैलिब्रेट नहीं है ना। कोई भी जो इक्विपमेंट हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कैलिब्रेट होते हैं या उनकी सर्विसिंग होती है, या फिर ये कहें कि उनका जो है एनुअल मेंटेनेंस और पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है। तो अगर वो मेंटेन नहीं है तो भी ये एडवर्स इवेंट कॉज करता है। देन कॉम्प्लिकेशंस, अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऐसी सिचुएशन में तो हमें करना नहीं है, पर ये कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं इन फ्यूचर के। पहला टेंडरनेस, पेन ड्यूरिंग टचिंग एट दैट पर्टिकुलर साइड, तो पेन होगा जब भी हम टच करेंगे पर्टिकुलर साइड को। हिमेटोमा होगा, ठीक है, हिमेटोमा मीन्स पर्टिकुलर एरिया पे जो है ब्लड जो है लीकेज होगा और वहाँ पे डिस्कलरेशन हो जाएगा इसकी हिमेटोमा फॉर्म होने की वजह से, ठीक है। देन इंसर्शन साइट से लीकेज होना, फ्लूइड का भी लीकेज हो सकता है जो भी हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं या मेडिकेशन जो दे रहे हैं, और वहाँ पे किसी भी तरह का ब्लड भी लीकेज हो सकता है। साथ में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, एरिथेमा देखने को मिल सकता है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ निडल, ये भी एक तरह का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर ज्यादा पेशेंट को मोबिलाइज किया है किसी भी अदर कंडीशन की वजह से भी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जिन्हें हमें ऑब्जर्व करने हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है, इन्हें मैनेज करना है। देन पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन, तो हमारा ये पहले भी रोल था नर्सिंग का कि हमें पहले उन्हें एजुकेट करना है प्रोसीजर शुरू से करने से पहले, ठीक है, एंड उसको बाद में भी, ठीक है, और इन बिटवीन अगर उन्हें कुछ डाउट होता है तो भी हमें उन्हें एजुकेट करना है, ठीक है। हो सके तो पॉसिबल एडवांटेजेस क्या है इस इंफ्यूजन के और क्या डिसएडवांटेज है ना, तो वो भी हमें उन्हें बताना है। सेफ्टी एस्पेक्ट्स भी हमें बताने हैं, ठीक है, कि हमें उसे टच नहीं करना है, किसी को भी टच नहीं करना है क्योंकि वो एक सेट है, ठीक है। और इन केस अगर वो होम केयर में है तो कुछ प्रैक्टिकल वेज कि किस तरह से डिवाइस को मैनेज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, वो भी हमें बताएंगे। कब हमें उसे कैलिब्रेट करना है, कब उसे चेंज करना है अगर वो होम में उसे यूज कर रहा है तो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हमें पेशेंट को एजुकेट करनी। ओके, सो ये है ओवरऑल हमारा सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन का बारे में। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन को यूज करते हैं डिफरेंट ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने के लिए, और मेनली जो है इसका मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये मल्टीपल जो सिम्टम्स है उनको ट्रीट करता है। साथ में जब अदर रूट्स जो है फेवरेबल नहीं होते हैं या अप्रोप्रिएट नहीं होते, तब सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन या सबक्यूटेनियस रूट से हम पेशेंट को मेडिकेशन दे सकते हैं। सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन को डिफरेंट पोर्टेबल डिवाइस के थ्रू भी दे सकते हैं। तो जब भी हम दें इस तरह के डिवाइस से, तो डिवाइस के बारे में या उस पूरी प्रक्रिया के बारे में पेशेंट और उनकी फैमिली को जरूर बताएं, तो उससे क्या होता है पेशेंट पूरी तरह से कोऑपरेट करता है। तो ये था ओवरऑल सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट और किस तरह से हम उन्हें डिफरेंट ड्रग्स को सबक्यूटेनियस रूट से हम दे सकते हैं। अब अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर करूँगा। ये रेफरेंसेस हैं जो मैंने इसके लिए यूज। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत हेलो सारे लोग यस हेलो यस यस यस। हाँ सर, वो इन्फ्यूजन पंप में देते हैं तो हाँ वो ऐसा होता है कि प्रॉपर 2 ml ही पर आवर देना है, 100 ml पर आवर दे सकते हैं? नहीं, अब देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, इन्फ्यूजन पंप जो है वो इन्फ्यूज करने के लिए मेडिकेशन यूज किया जाता है ना। तो अब वो अगर इन्फ्यूजन पंप है सिर्फ, तो उसमें हम फ्लूइड भी मॉनिटर करके दे सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं 100 ml देना है ना, तो उसके लिए हम इन्फ्यूजन पंप यूज करते हैं। मतलब हमारा फ्लूइड जो होगा वो हो सकता है कि हमारा
जो हमारा नॉर्मल सलाइन है या जो भी इन्फ्यूजन हम दे रहे हैं fluid, ठीक है, उसके लिए हम इन्फ्यूजन पंप का यूज करते हैं। तो उसमें अगर हमारी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है कि उसे हमें टोटल 24 आवर्स में जो है 1000 ml फ्लूइड देना है, तब हम उसे दे सकते हैं। ठीक है, जो भी 50 ml 60 ml आया तो उसके लिए हम इन्फ्यूजन पंप का यूज करते हैं। बट यहाँ पे जो हम यूज करेंगे मेडिकेशन के लिए, तो हम सिरिंज पंप यूज करते हैं, है ना। इस डिवाइस को हम सिरिंज पंप बोलते हैं। यहाँ हम सिरिंज का यूज करते हैं, हमारी मेडिकेशन को हम डाइल्यूट करते हैं नॉर्मल सलाइन के साथ और उसे 20 और 50 ml की सिरिंज में अपलोड लोड करते हैं। देन हम जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि मॉर्फिन जो है वो 20 mg इन 24 आवर्स देना है। ठीक है, अब उसे अगर हम आप कह रहे हैं कि 100 ml में कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है, इसका एक जनरलाइज एक वो होता है कि हमें कितने डाइल्यूशन हमें कितना करना है। ठीक है, अगर हम 100 ml में भी चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए हमें 100 ml का सिरिंज लेना पड़ेगा टू लाइक, और 98 ml ले सकते हैं, 2 ml हम मॉर्फिन ले सकते हैं। लेकिन होगा क्या, अगर पेशेंट को फ्लूइड की नीड नहीं है ज्यादा, तो अगर हम 100 ml फ्लूइड दे रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं पेशेंट के लिए प्लस में काउंट होगा। तो फ्लूइड ओवरलोड से प्रिवेंट करने के लिए हम एक लिमिटेड जो अमाउंट है डाइल्यूएंट यूज करते हैं। तो इसके लिए जो भी ड्रग्स अभी हमने देखी है, उसके लिए जो नॉर्मल जो डाइल्यूएंट है वो 48 ml यूज करते हैं। नहीं, वो तो सही है सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम्म, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में 100 ml जा सकता है, ऐसा बोल रहा हूँ। बिल्कुल तो दे सकते हैं। स्वेलिंग देखिए, नहीं आता उसमें। हम क्या जो है वो हाँ हम आईवी देते हैं तो डायरेक्ट 10 ml पुश करते हैं। ऐसा हाँ इसमें होता है कि आईवी देते हैं हाँ 10 ml 20 ml पुश करते, स्वेलिंग नहीं आता। हाँ, देखिए सबकुटेनियस में क्या होता है कि यूजुअली जो है हम एक साइड पे 24 आवर्स में 1000 ml से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 24 आवर्स में 1000 ml देंगे, तो एक बार में हम 50 ml से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम 100 ml देंगे तो पर्टिकुलर एरिया पे डेफिनेटली स्वेलिंग होगा एंड उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो होगा। ठीक है, तो 100 ml हम एक साइड पे एक बार में नहीं देते हैं। इसीलिए हम इसे, इन्फ्यूजन की बात करें अगर सबकुटेनियस, तो हम इसे कंटिन्यूअस देते हैं, मतलब धीरे धीरे दवाई जाती रहती, धीरे धीरे इसका एब्जॉर्प्शन होता रहता है। ठीक है, अगर सबकुटेनियस इंजेक्शन की बात करें तो लो डोज हम देते हैं, जिससे लो डोज जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है आपका। और कोई क्वेश्चंस? शशि को तो नींद आ रही है, वो जबरदस्ती बैठे हुए हैं। और किस किस को नींद आ रही है? बाकी लोग तो वीडियो ऑफ करके रखते हैं, तो क्लियरली इतना समझ में नहीं आ रहा। और भी क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शेड्यूल मेरी तरफ से ये लास्ट क्लास है इस आपके प्रोग्राम में। सो अगर आपको अभी तक की कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू आपको अपने क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। सबको सब समझ में आ गया, सब आता है। कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, बट इन केस अगर आपको इन फ्यूचर भी कभी ड्यूरिंग आपकी ड्यूटी कोई भी प्रॉब्लम आए इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आई एम फ्री, आप कभी भी मुझे टेक्स्ट या ईमेल कर सकते हैं। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा तो मैं ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दूं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। Okay, thank you so much, sir, for joining. That was a good, nice